जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेस जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं क्लास 12 की हिस्ट्री बुक का सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर अर्थात पिछले कुछ सालों में पूछे जा चुके हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है जो आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है कि मुद्रा राक्षस, ये मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखा दत्त की रचना है। विशाखा दत्त की रचना, राइट आंसर बी। आगे हम लोग चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे वेदों की जो संख्या है वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। जो वेदों की संख्या है वो 4 है। कौन कौन से वेदों की संख्या 4 है? ऋग्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद और गंधर्ववेद। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन 2009, 2013 और 2021 में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सी यहाँ पे आप एक कन्फ्यूजन ये होइएगा क्योंकि यहाँ पे ए बी लिखा, उसके बाद डी, उसके बाद सी लिखा गया है। हम क्वेश्चन इस पर सेट किए हैं ताकि आप लोग जो होता है ना कि कोई भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में जाता है और क्या करता है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ता है, क्वेश्चन को सही से पढ़ता भी नहीं और आंसर टिक लगा के आ जाता है। उसके बाद जब अपना रूम में पहुंचता है तो उसके बाद पता चलता है कि वो आंसर गलत करके आ गया है। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में आप जाइएगा तो सबसे पहला काम है कि आप क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो किस भारतीय शासक को नेपोलियन की उपाधि दी गई है? तो राइट आंसर सी है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन की उपाधि दी गई है, इसे नेपोलियन बोला जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? जो प्राचीन भारत में 16 शक्तिशाली महाजनपद हुआ करते थे, उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो इसका राइट आंसर ए होगा मगध। देखिए मगध जो था वो 16 जनपदों में से सबसे ताकतवर था क्योंकि मगध जो है वो भौगोलिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित था क्योंकि इसके पूर्व में फल्गु नदी, देखिए यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये मगध का साम्राज्य है। इसके पूर्व में फल्गु नदी, पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में विंध्याचल पहाड़ियों के बीच में होने के कारण यह एक प्राकृतिक दुर्ग के चारों तरफ घिर चुका था, जिसके कारण यह विदेशी आक्रमणों से काफ़ी सुरक्षित था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्या पे बोल रहा है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किया गया? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये 2009 और 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 2 साल के गैप में पूछा है, 2 साल के गैप के अंतराल में पूछा है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में कभी भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि अशोक के कलिंग का विजय का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया, किस शिलालेख में किया गया है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग अभियान का विजय का पताका के विषय में बात किया गया है। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कनिष्क का राज्यारोहण की तिथि क्या है? मतलब कनिष्क जो है वो सिंहासन पर कब बैठे थे? ये भी क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2009-2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 78 ईस्वी में कौन कनिष्क जो थे वो राज्याभिषेक किए थे। आगे हम लोग चलते हैं। क्या कहाँ पे? देखिए क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि धम महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? जो धम महामात्र थे उसे किसने नियुक्त किया था? तो ये अशोक ने नियुक्त किया था। जब धम की बात करेगा यहाँ पे देखिए जब भी कोई भी धम महामात्र की बात करेगा तो इसका राइट आंसर अशोक ही मारेगा क्योंकि धम यात्रा की जो शुरुआत थी वो अशोक ने ही किया था। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए अशोक किस वंश का शासक था? जो अशोक था वो किस वंश का शासक था? तो अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था क्योंकि देखिए मौर्य वंश का शासक था। अशोक जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ पे इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाती लगते थे वो कौन लगते थे? अशोक लगते थे, चंद्रगुप्त मौर्य का नाते। आगे हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है? देखिए किस भारतीय इतिहास में, देखिए भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मतलब कि जो भारतीय इतिहास में ऐसा कौन सा काल है जिसे स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि
प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप तो पता चलेगा कि ये लगभग 2 3 4 5 साल, 5 मतलब 2010, 2013, 2015, 2016, 2020 में पूछा गया है। तो हम बोल सकते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो हरिसेन ने की थी। ये प्रयाग प्रशस्ति नामक एक बुक का नाम है, ये जो है वो एक बुक का नाम है। इस बुक की जो रचना है वो हरिसेन ने किए थे। आगे हम लोग चलते हैं कि मौर्यकालीन में टकसाल का प्रधान कौन होता था? जो टकसाल होता था उसका प्रधान कौन होता था? तो इसका प्रधान जो था वो ऑप्शन नंबर डी होगा, लक्षणादस। आगे हम लोग चलते हैं, आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे राजतरंगिणी के लेखक कौन है? जो राजतरंगिणी है उसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्हण। राजतरंगिणी के जो लेखक है वो कल्हण है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं वो वहाँ पर भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर कल्हण हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र और इंडिका को किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? जो अर्थशास्त्र और इंडिका, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो इंडिका है वो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है, जो अर्थशास्त्र है वो चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य के पुस्तक का नाम है। तो ये जो दोनों जो विद्वान थे वो किसके वंश के समय में रहते थे? ये मौर्य वंश के समय में रहते थे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये मौर्य वंश के राजवंश की जानकारी मिलती है, क्योंकि इसी के राजवंश में चाणक्य और मेगास्थनीज आए थे। तो इसी के राजवंश के विषय में इसकी जानकारी हमें मिलती है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? जो अर्थशास्त्र की रचना हुई थी वो कब हुई थी? तो ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, क्योंकि यह जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्याभिषेक हुआ था वो भी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, लगभग 320 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। आगे हम लोग चलते हैं पंतजलि। यहाँ पे देखिए ये नाम सुना सुना लग रहा है, पंतजलि के महाभाष्य में महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। पंतजलि के महाभाष्य, यहाँ पे देखिए जो पंतजलि है वो एक विद्वान का नाम था। उनके महाभाष्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो देखिए यहाँ पे प्राक मौर्य काल की, मतलब मौर्य काल का जो सबसे शुरुआती दौर था उसकी जानकारी हमें मिलती है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, देखिए ध्यान से क्या कहाँ यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ये हम आगे आप लोग को बताया था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक थे वो यहाँ पे देखिए कौटिल्य लिखा हुआ है। देखिए चाणक्य को ही विष्णुगुप्त बोला जाता है, विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य इन्हीं का नाम है। तो इसके लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के जो लेखक है कौटिल्य है, विष्णुगुप्त, चाणक्य, तीनों नाम इन्हीं का है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे हम लोग को क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? बिंबिसार, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बिंबिसार यहाँ पे बोल रहा है। बिंबिसार का जो संबंध है वो किस वंश से है? तो बिंबिसार का जो संबंध है वो हर्यक वंश से है। किस वंश से? हर्यक वंश से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट पढ़ के नहीं आइएगा। यहाँ पे देखिए बिंबिसार का जो संबंध है वो हर्यक वंश से, क्योंकि बिंबिसार यहाँ पे सार लगा हुआ है, ये हर्यक वंश। यदि यहाँ पे बिंदु सार लगा होगा, यहाँ पे यदि बिंदु सार होगा तो आप मारिएगा कौन वंश का है? तो मौर्य वंश का है, क्योंकि ये अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया। ये जो वज्जी है एक महाजनपद हुआ करता था। इसे जो सामाजिक ग्रंथ है उसे क्या चीज़ वहाँ पे बोला गया है? तो इसे गण संघ बोला गया है। ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा जा चुका है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, देखिए ध्यान से, कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? जनपद शब्द अर्थात बोल सकते हैं कि किसी भी प्रांत का सबसे मशहूर जिला अभी के समय में, जैसे कि झारखंड की बात करें तो रांची, बिहार की बात करें तो पटना, ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण जो इनके राज्य हैं। आगे हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे ये जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता आखिर क्या है? इस जनपद शब्द का यहाँ पे देखिए, जहाँ लोग मवेशी रखते थे, जहाँ लोग अपना घर बनाते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए ये सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, कभी भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, जो 5 चिन्हों वाले जो सिक्के होते थे वो किसके बने हुआ करते थे? तो ये चांदी और तांबे दोनों के बने हुए करते थे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा जा चुका है कि देखिए अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था। देखिए जो अशोक जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म को काफ़ी सहूलियत दी थी। इन्होंने अपने समय में बौद्ध धर्म को काफ़ी प्रचार प्रसार किए थे। तो इसका जो ये जो धर्म है वो कहाँ प्रचलित, ये जो अपना धर्म थे वो अपने राज्य में, अपने प्रांत में, अपने राष्ट्र में बहुत ही प्रचार प्रसार करवाए थे। लेकिन ऐसा कौन सा देश था जहाँ पे ये बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं करवाए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में नहीं करवाए थे। ये सभी स्थान पर कराए थे लेकिन ब्रिटेन में नहीं करवाए थे। आगे हम लोग चलते हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। जो पाटलिपुत्र यहाँ पे देख रहे हैं ये वर्तमान समय में पटना है। पाटलिपुत्र पटना, इसकी जो स्थापना है वो उदयन के द्वारा किया गया था। उदयन के द्वारा किया गया था। उदयन, इसे पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है, इसे पितृहंता के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। ये हर्यक वंश का शासक था। आगे चलते हैं। हर्यक वंश जो मगध का सर्वप्रथम शासन करने वाला शासक था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। देखिए प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की किसने रचना की थी। देखिए इंडिका और अर्थशास्त्र जो हम पहले ही आप लोग को बता चुके हैं कि इसके जो लेखक हैं वो कौन कौन है। ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो पता चलेगा कि 2010, 14, 19 और 20 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए इंडिका देखिएगा तो सीधा मेघास्मित इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी के स्थान पर अर्थशास्त्र होगा तो कौटिल्य, चाणक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में कि क्या बोल रहा है। 25 को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे देखिए कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत, यहाँ पे आप लोग को पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ कि जो धम्म आएगा तो यहाँ पे किसका सीधा संबंध होगा? अशोक का संबंध होगा। सीधा अशोक राइट आंसर मारे क्योंकि इन्होंने ही धम्म की शुरुआत की थी। धम्म की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? तो अशोक ने ही किया था। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्या पे बोल रहे हैं यहाँ पे? देखिए महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों को, नया सिद्धांत को क्या जोड़ा था। देखिए ये महावीर स्वामी है, ये किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर थे। और ये पार्श्वनाथ है वे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। तो इन्होंने जो महावीर स्वामी जो थे उन्होंने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों को, नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? पार्श्वनाथ के जो सिद्धांत तो उसमें नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो उन्होंने ब्रह्मचर्य का एक नया सिद्धांत जोड़ा था। साथ में यह क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा तो पता चलेगा कि ये 2015 और 16 में पूछा जा चुका है। मैं जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कलिंग युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 261 ईसा पूर्व पहले हुआ था। क्योंकि ये कलिंग युद्ध का संबंध अशोक से, अशोक के द्वारा ही कलिंग युद्ध लड़ा गया था। ये उड़ीसा में लड़ा गया था। आगे हम लोग चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या भाई बोल रहा है यहाँ पे? देखिए फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? फूट डालकर विजय प्राप्त करने की कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु ने करवाया था। किसने करवाया था? अजात शत्रु। इसे भी पितृहंता के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अपने पिता बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक थे उनकी हत्या करके ये राजगद्दी पर बैठा था। आगे हम लोग चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कभी नहीं पूछे लेकिन संभावना है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक जो वैद्य थे, जीवक नामक वैद्य थे, अर्थात बोल सकते हैं कि जो डॉक्टर थे जीवक नामक, वो किस शासन काल में थे? तो इसका राइट आंसर होगा सी, हर्यक वंश के शासन काल में थे। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो इसके स्वयं के खर्चे से जो सुदर्शन झील जो कहाँ पे गुजरात में स्थित है उसका जो निर्माण मरम्मत किसने करवाई थी? तो इसका मरम्मत रुद्रदामन ने करवाया था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। यहाँ पे देखिए क्या पे बोल रहा है, क्या चीज़, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 31 में क्वेश्चन नंबर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? जो पाटलिपुत्र जो पटना है इसकी स्थापना तो उदयन ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। लेकिन ये किस नदी पर किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये देखिए, ये हो गंगा नदी पर भी था, सोन नदी और पुनपुन नदी के संगम पर करवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के संगम पर करवाए थे। आगे हम लोग चलते हैं कि देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि समस्त भारत में ही नहीं
एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्कंदगुप्त, जो गुप्त वंश के शासक हुआ करते थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम हुनों को पराजित किया था। जो हुन थे ये विदेशी आक्रमणकारी थे जो मध्य एशिया से भारत आए थे। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। देखिए, यूरोप का समुद्रगुप्त, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? देखिए, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन था। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? नेपोलियन था। लेकिन भारत का नेपोलियन कौन था? क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। देखिए, क्वेश्चन घुमा के किस तरह पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है कि जो यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को बोला जाता है, लेकिन अब क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का जो नेपोलियन है वो किसे बोला जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। किसके अभिलेख में भूमिदान की उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमिदान का जो अभिलेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभावती गुप्त, जो गुप्त वंश से संबंधित थी। इसी के अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? तो भूमिदान, मतलब भूमि को दान करने का अभिलेख मिलता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्या पे बोल रहे हैं यहाँ पे? देखिए कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? देखिए, भूमि अनुदान मतलब कि भूमि को दान में देते थे, जिससे वेतन के बदले भूमि ही देते थे। इसे सामंती व्यवस्था भी बोला जाता है। तो उस संबंधित, यहाँ पे देखिए, इसके जो संबंधित थे प्रथम बार जो अभिलेखीय प्रमाण मिले हैं वो किस काल में मिले? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सातवाहन के काल में मिले हैं। राइट आंसर सातवाहन के काल में। अगला क्वेश्चन देखिए कि 510 ईस्वी में सती प्रथा का साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ से मिला है? प्रथम अभिलेख कहाँ से मिला है? तो ये है एरन अभिलेख, सागर से मिला है। आगे चलते हैं हम लोग 37 की ओर, क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? 37 में ध्यान से देखिए कि अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? देखिए, यह जो यहाँ पे नाम आ रहा है महेंद्र और संघमित्रा, ये जो है वो अशोक के पुत्र एवं पुत्री थे। इन्होंने अशोक धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए इन्हें श्रीलंका भेजे थे। कहाँ पे भेजे थे? इसका राइट आंसर श्रीलंका भेजे थे। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। यहाँ पे कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है? मतलब अशोक का जो इतिहास है उसे मात्र अभिलेखों के सहारे ही इसका इतिहास लिखने का प्रयास किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने। आगे हम लोग चलते हैं 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पे? ध्यान से देखिएगा कि मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो सबसे महत्वपूर्ण नमूना क्या है? स्तंभ है। महत्वपूर्ण नमूना क्या है? स्तंभ है। जो आज देखते हैं हम लोग अशोक स्तंभ, वो अशोक के ही समय में बनाया गया था। अशोक जो मौर्य वंश से संबंधित थे। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्या पे बोल रहे हैं यहाँ पे? ध्यान से देखिएगा। गुप्तों के काल में चीनी यात्री भारत आया था। गुप्तों के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है कि फाहियान जो था वो कहाँ पे आया था? भारत आया था। फाहियान भारत आया था। किसके काल में आया था? गुप्तों के काल में। इसका जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो फोक्योकी है। फाहियान का प्रसिद्ध पुस्तक जो है फोक्योकी है। इसे ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आता है। आगे चलते 41 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिएगा। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? जो मेगास्थनीज था वो भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये मेगास्थनीज जो है वो सिकंदर के साथ ही भारत आया था। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा था उस समय। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, देखिए समुद्रगुप्त की जानकारी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है किससे होती है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से होती है। समुद्रगुप्त की जो जानकारी है हमें वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? जो नवरत्न है वो किस शासक के दरबार में रहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय के भी नाम से जाना जाता है, जो गुप्त वंश से संबंधित थे। आगे हम लोग चलते हैं, आगे यहाँ पे क्वेश्चन 44 की ओर कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं वो कालिदास थे। कालिदास जो थे वो ये नवरत्न थे। ये जो थे वो नवरत्न थे। किस शासक के नवरत्न थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न अर्थात 9 कवियों में से एक कवि कालिदास थे।
आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 45 में कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की। जो प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अशोक ने ही की था। जो धम्म और अभिलेख है इसके सारे संबंधित किससे, अशोक से ही संबंधित है, क्योंकि इन्होंने ही प्रारंभ करवाया था ये सब बनवाने का। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। किस शासक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है अशोक को ही प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके जितने भी सारे अभिलेख मिले हैं वो प्रियदर्शी के नाम से ही मिले हैं। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया। देखिए ध्यान से दीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कभी नहीं पूछे लेकिन पूछ सकता है। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाजों को कितने भागों में विभाजित किया, तो इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत को सात भागों में विभाजित किया है। इसके जो 7 भाग थे वो दार्शनिक, अहीर, सैनिक, किसान, निरीक्षक, कारीगर और सभासद थे। इस अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया था। एक काफ़ी VBI क्वेश्चन 2009-2012 में पूछा गया है। एलोरा में जो कैलाश मंदिर थे वो किस राजवंश ने बनाया था, उसका राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट राजवंश ने बनाया था। राष्ट्रकूट राजवंश का कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है। देखिए 49 में प्राणों की संख्या कितनी है। देखिए इसको सबको पता है कि प्राणों की संख्या कितनी, लेकिन इससे पहली बात है कि यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया है। 2015, 2016, 2019, 2020 में पूछा गया है। तो यहाँ पे प्राणों की संख्या कितनी है, तो ये सबको पता है कि प्राणों की संख्या कितनी है, प्राणों की संख्या 18 है। आगे हम देखिए, अब पुराणों में से भी सबसे प्राचीन जो पुराण थे वो कौन से, प्राचीन जो पुराण थे वो ब्रह्म पुराण थे। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन काफ़ी VBI क्वेश्चन है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। इसे राजा तक्ष ने बनवाया था। पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। कौन स्थित है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय वो भारत में स्थित है, भारत के बिहार राज्य में स्थित है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के धम्म की शुरुआत किसने की थी। आपको पहले ही बता चुके हैं कि धम्म का जहाँ बात आएगा तो सीधा आंसर मारिएगा, राइट आंसर अशोक। आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे तो क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। यदि आप लोगों को यह जो पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा तो ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। अच्छा लग रहा होगा तो धन्यवाद।